नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देंगे तेलंगाना काबीना ने रियासत में लॉकडाउन ख़त्म करने का फैसला किया है। हफ्ते के रोज़ काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें फ़ैसला लिया गया, यानी इतवार की सुबह 6 बजे से शुरू होने वाला लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर बर्खास्त कर दिया गया। अब रात का भी कोई कर्फ्यू नाफिज नहीं होगा। अब नज़र डालते हैं खबरों पे। शुमाली लद्दाख में चीन के साथ हुए सरहदी तनाज़े के बाद से हिंदुस्तान अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। इसी के मद्देनज़र एयरफोर्स के सरबरा एयर मार्शल RKS भदौरिया ने हिंदुस्तान चीन सरहद पर तनाव के मुद्दे पर कहा कि पिछले साल भी तनाव के मद्देनज़र हमारी फ़ौज पूरी तरह मुस्तैद थी और अब पहले के मुकाबले हमारी ताकत में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड पर बहस चल रही है। ताकत बढ़ाने के लिहाज से राफेल और LCA के बाद हमने 2 से 3 बड़े कदम उठाए हैं, उसमें AMCA का सबसे बड़ा है। 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट जो मुल्क में बनेगा उसका फैसला ले लिया गया है। इस काम को DRDO करेगा। उन्होंने बताया कि हालात पर नज़दीक से नज़र रखी जा रही है। हम सभी ज़रूरी कार्रवाई कर रहे हैं। अगले मरहले के लिए बातचीत भी जारी है। कमांडर लेवल की मीटिंग के प्रपोजल पर भी गौर किया जा रहा है। इसके अलावा जो इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादा तनाव है वहाँ से फ़ौज की वापसी का भी तजवीज़ हमारे सामने आई है। पहली कोशिश बातचीत के ज़रिए बातचीत जारी रखने और तनाव कम करने की है। इसे जारी रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले जब सरहद पर तनाव हुआ था तो हमने तैनाती की थी। उसके 1 साल बाद हमारी ताकत को कम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस 1 साल में हमने कई ज़रूरी कदम उठाए हैं और काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारी कैपेसिटी जो 1 साल पहले थी आज उससे कहीं ज़्यादा है। हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड परेड को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि तेज़ी से बदल रहे सिक्योरिटी चैलेंजेस, पड़ोस और दीगर इलाकों में बढ़ती बेचैनी और जो अनसर्टेनिटी है उसको देखते हुए एयरफोर्स नई नई टेक्नोलॉजी को तेज़ी से अपना रही है। Are absolute basis on which Air Force thrives. So all our transformation, all our changes, whatever we capability enhancement we do, everywhere we look at that we should be technologically advanced. It should be latest technology. And many of our systems, so what we have done basically is we have put a lot of emphasis on networking, on digitization, and a lot of effort towards automation, digitization is totally on our indigenous industry. So if you talk of capability enhancement, it would translate into, let's say, indigenous weapons and sensors. Okay. Now, when you have those weapons and sensors, the sensor fusion is a major area. In that, there is technology. In that, the AI comes in. In fact, even LCA has a fair amount of very good level of sensor fusion. In AMCA, we'll go to a different level, wherein the use of AI would be immense. Apart from basic weapons and sensors, our radar network. Again, when you have this level of network, this level of data flowing, there is a lot of AI that comes in, big data handling and AI. So that's an area, particularly big data handling and AI, where Air Force is working a lot. We have worked over last 10 years, in fact. And we are in a very advanced stage in handling these things, particularly big data. As we go forward,
across the board, be it new aircraft, new weapon systems, radars, sensors. I talked about AMCA, the UAVs that will come in. Everything needs to be networked. The operational data needs to fly. If a fighter is in the air, it needs to get information in real time. If the कोरोना वबा के दौरान की गई मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन की कमी के बायस 22 मरीजों की मौत वाक़ हो जाने के मामले में आगरा के एक अस्पताल को क्लीन चिट दे दी गई है। इस वाक़े के सामने आने के बाद तफ्तीश का हुक्म दे दिया गया था, जिसके बाद डेथ ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में ऑक्सीजन की कमी के सबब 22 अमवात की तरदीद की गई थी। तफ्तीशी कमेटी की जानिब से आगरा के पारस अस्पताल को क्लीन चिट दिए जाने पर सवालात खड़े हो रहे हैं। इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि ये रिपोर्ट अस्पताल इंतजामिया के बयान की बुनियाद पर तैयार की गई है और असल हक़ाइक़ को बरोएकार नहीं लाया गया। यही वजह है कि जांच रिपोर्ट में जो कुछ बताया जा रहा है वह अस्पताल इंतजामिया की जानिब से पहले ही कही जा चुकी हैं। अगरचे कि इस रिपोर्ट का इंतजामिया की जानिब से कोई ऐलान नहीं किया गया, ताहम इससे पहले ही मीडिया के हाथ लग गई। डेथ ऑडिट रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 22 लोगों की मौत के मामले में अस्पताल इंतजामिया के बयान की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार क्यों कर दी गई। मरने वालों के अहले खाना से बातचीत क्यों नहीं की गई। वीडियो की जांच किए बगैर उससे छेड़छाड़ वाली बात क्यों बताई गई। जबकि अस्पताल के मालिक अरेंजर जैन से जब बात की गई तो उन्होंने एतराफ़ किया कि वीडियो उन्हीं का है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ताहाल कुछ नुकात पर जांच की जानी बाकी है। ये सवाल भी खड़ा होता है कि तमाम नुकात पर जांच किए बगैर ही अस्पताल इंतजामिया को क्लीन चिट क्यों दे दी गई। ख्याल रहे कि 7 जून को आगरा के पारस अस्पताल के मालिक डॉक्टर अरेंजर जैन की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने ऑक्सीजन बंद करके एक तजुर्बा किया था। वीडियो में वो कह रहे हैं कि वो ऑक्सीजन बंद करके ये मालूम करना चाहते थे कि इसका संगीन मरीजों पर क्या असर पड़ेगा। जबकि आगरा के जिले मजिस्ट्रेट प्रभु नारायण सिंह ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि 26 अप्रैल की रात अस्पताल में महज 3 अमवात वाक़ हुई थी। उनका कहना था कि ऑक्सीजन की कमी के सबब कोई मौत नहीं हुई। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रियासतों और यूनियन टेरिटरीज को एक खत लिखकर कोरोना वबा से जुड़ी कुछ सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने सभी रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को चिट्ठी लिखी है और ये यकीनी बनाने के लिए कहा है कि सभी रियासतों में कोविड को लेकर बेसिक जो ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, इस पर और खासकर वैक्सीनेशन, इन सभी चीज़ों पर सख्ती से अमल किया जाए, इसमें कोई ढिलाई नहीं की जाए। वजारत दाखिला ने अपनी चिट्ठी में सभी रियासतों को कोरोना वायरस लॉकडाउन और अनलॉक को लेकर गाइडलाइंस दिए हैं। वजारत दाखिला ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि रियासतों और यूनियन टेरिटरीज को ये यकीनी करना चाहिए कि लॉकडाउन खोलने के अमल को बहुत एहतियात से अमल किया जाए। रियासतों को कहा गया है कि लॉकडाउन खोलते वक्त कोविड के मौजूदा सूरत हाल, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन की स्ट्रैटेजी पर अमल करना, ये सब चीज़ें अहम है। इसके साथ ही कहा गया कि कुछ रियासतों में पाबंदियों में ढील की वजह से कोविड के फैलने का खतरा है, इसीलिए बाज़ारों में लोगों की भीड़ जमा ना हो, ऐसा इंतज़ाम किया जाए। ऐसी चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है जिससे कोविड दोबारा फैल सकता है। चिट्ठी में साथ ही लिखा गया कि इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने के लिए कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन बहुत अहम है, इसीलिए रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जाए। आपको बता दें कि मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने भी कहा है कि हुकूमत ने पिछले साल वबा को रोकने के लिए दिन रात काम किया। वजीर आजम मोदी की क़यादत में एक्टिव मामलों को कम लेवल तक लाने के लिए कोशिश की गई, जिसमें कामयाबी मिली। लेकिन इस साल के शुरू में वैक्सीन आने के बाद से लोग लापरवाह हो गए। उन्होंने कहा कि कोरोना अपना रूप बदलता रहा है और लोग लापरवाह हो गए। लोगों ने कोरोना से बचाव के क़वायद पर अमल करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से मुल्क को दूसरी लहर का सामना करना पड़ा। दुनिया में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 4,897 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 4,17,204 लोगों ने वायरस को मात दी। इस दौरान 8,523 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से मौत भी हुई। सबसे बुरे हालात ब्राज़ील में देखे गए। वहां बीते दिन 98,135 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये एक दिन में इन्फेक्शन के मामलों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 25 मार्च को 95,586 मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 2,449 मौतें भी ब्राज़ील में ही रिकॉर्ड की गई। दुनिया में अब तक
17 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 38,66,000 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16 करोड़ 31 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1 करोड़ 16 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 60,754 मुतासरीन की पहचान हुई, 97,854 मरीज ठीक हुए, जबकि 1,645 ने जान गंवा दी। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 38,758 की कमी आई। राहत की खबर यह है कि बीते दिन मुल्क की 22 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में 500 से भी कम नए केसेस आए। वहीं 14 रियासतों में 500 से ज्यादा मुतासरीन की पहचान हुई। चेन्नई के वंदालूर में वाक़ अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 4 शेर मुतासिर पाए गए। इनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग से इस बात की जानकारी मिली, जो भोपाल में वाक़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस में किया गया। पार्क के एक ओहदेदार ने इसकी जानकारी दी है। इस जूलॉजिकल पार्क ने 11 शेरों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए इस इंस्टीट्यूट को भेजे थे। पिछले 24 मई को 4 शेर और 29 मई को 7 शेरों के सैंपल भेजे गए। इस इंस्टीट्यूट की जानिब से 3 जून को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक 9 शेर कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। इसके जो दीगर जो जानवर हैं उनमें भी कोरोना की अलामत मिली थी। पार्क के ओहदेदारों ने बताया कि कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग के नतायज को पब्लिक करने की उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, जिसने शेरों को मुतासिर किया था। इसके बाद ये जानकारी सामने आई। 9 साल की एक शेरनी नीला और 12 साल की उम्र की एक शेर इस महीने की शुरुआत में कोरोना से मर भी चुके हैं। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन इस दरमियान तीसरी लहर का खदशा भी बार बार जाहिर किया जा रहा है। ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि तीसरी लहर बहुत करीब है और रियासतों के जरिए सख्ती कम किए जाने के सबब लोगों ने बद एहतियाती की तो इसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस सिलसिले में एक अहम बयान दिया, जिसमें कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर आइंदा 6 से 8 हफ्तों में दस्तक दे सकती है और इससे बचना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अनलॉक शुरू होने के बाद लोगों में लापरवाही फिर से दिखाई दे रही है। लोगों ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर से भी कोई सबक नहीं लिया। लोगों की भीड़ एक बार फिर जगह जगह जमा होने लगी है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो आइंदा 6 से 8 हफ्तों में तीसरी लहर आ सकती है। गौरतलब है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में अंदाजा किए गए वक्त से पहले तीसरी लहर आ सकती है। इस बात की जानकारी वजीर आला उद्धव ठाकरे की तरफ से तश्कील दी गई एक्सपर्ट कमेटी ने दी थी। मुल्क में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 2 डोज के बीच गैप बढ़ाने के हुकूमत के फैसले का ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भी सपोर्ट किया है। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड ने ही इस वैक्सीन का फॉर्मूला तैयार किया है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट इसे हिंदुस्तान में कोविशील्ड के नाम से बना रहा है। एस्ट्राजेनेका के क्लिनिकल ट्रायल के सरबरा प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड ने कहा है कि वैक्सीन सिंगल डोज के बाद दूसरे और तीसरे महीने में ज़्यादा हिफाजत मुहैया कराती है, यानी इसका जो हिफाजत का लेवल है वो और भी बढ़ जाता है। ऐसे में डोज का गैप बढ़ाने के फैसले में कोई कमी नजर नहीं आती। पोलार्ड ने एक इंटरव्यू में ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका की 2 डोज के बीच का फर्क कम करने और हिंदुस्तान में इसे बढ़ाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में ऐसे वक्त में 2 डोज के गैप को कम किया गया जब उसकी आबादी के एक बड़े हिस्से का वैक्सीनेशन हो चुका था। ऐसे में दोनों मुल्कों की वैक्सीनेशन पॉलिसी का तकाबुल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्कों में अलग अलग हालात की वजह से अलग अलग फैसले लिए गए। हिंदुस्तान में मौजूदा हालात को देखते हुए साफ समझ में आता है कि वो जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वैक्सीन की कम से कम 1 डोज देने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि सही फैसला है। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पीडियाट्रिशियन और इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों के डिपार्टमेंट के प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा कि एस्ट्राजेनेका सिंगल डोज वैक्सीन पर काम नहीं कर रहा है। हमारा ग्रुप बूस्टर डोज पर भी काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की किल्लत की हालत में कम तादाद में लोगों की बेहतर हिफाजत के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हिफाजत के इक़दामात यकीनी बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। साबिक़ हिंदुस्तानी लेजेंड
स्प्रिंटर मिल्खा सिंह का इंतकाल हो गया। उनका इंतकाल पोस्ट कोरोना रिकवरी के दौरान जुमे की रात 11:30 बजे हो गया। वो 91 साल के थे। 5 दिन पहले उनकी बीवी निर्मल कौर का पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इंतकाल हो गया था। मिल्खा सिंह का चंडीगढ़ के पीजी आईमेर में 15 दिनों से इलाज चल रहा था। उन्हें 3 जून को ऑक्सीजन लेवल गिरने की वजह से आईसीयू में भर्ती कराया गया था। 20 मई को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मिल्खा सिंह को हम आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मिल्खा सिंह को खिराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने एक शानदार खिलाड़ी को खो दिया है। मिल्खा ने हिंदुस्तानियों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी। मिल्खा की शख्सियत ने उन्हें लाखों लोगों का चहीता बना दिया था। उनके इंतकाल से मैं दुखी हूं। मिल्खा सिंह और उनकी बीवी 20 मई को कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। 24 मई को दोनों को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 30 मई को खानदान के लोगों की जिद पर उन्हें वहां से छुट्टी करवा ली गई थी और कुछ दिनों पहले वो घर लौटे थे। तब से उनका घर पर इलाज चल रहा था। इसके कुछ दिन बाद उनकी तबीयत फिर खराब हुई और ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा था। 3 जून को उन्हें दोबारा से हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं निर्मल कौर का इलाज मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में चल रहा था। वज़ीर आज़म मोदी ने 4 जून को मिल्खा सिंह से फोन पर बातचीत भी की थी और उनसे सेहत के बारे में जानकारी ली थी। पीएम ने कहा था कि मिल्खा टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले एथलीटों को आशीर्वाद देने और उन्हें इनकरेज करने के लिए जल्द ही वापस आएंगे। कोरोना ने इलाज के हालात की सरहदें और खामियों को उजागर किया है। कई डॉक्टरों और आयुर्वेद के जानकार अपनी जो स्ट्रीम है उसको दूसरों से बेहतर बता रहे हैं। इन दावों के बीच मुल्क की 3 बड़े अस्पतालों ने डॉक्टरों ने जो मेडिसिन्स अवेलेबल हैं और जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं उनकी स्टडी की है। स्टडी के बाद डॉक्टरों ने कहा है कि मॉडर्न मेडिसिन कोई भी किसी भी तरह से उसे कंप्लीट नहीं कहा जा सकता। एलोपैथी में सिर्फ 17 बीमारियों का यकीनी तौर पे इलाज है। इसमें बाकी बीमारियों का इलाज सिर्फ अलामात पर ही मुनहसर है, जबकि 21 बीमारियां ऐसी हैं जिनका मुकम्मल इलाज एलोपैथी से बाहर ही मुमकिन है। इस स्टडी में एम्स दिल्ली की डॉक्टर बिंदिया पाहुजा, फोर्टिस के डॉक्टर अमन गुप्ता और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर विजेंद्र कंवर ने हिस्सा लिया था। इस स्टडी का नाम 15 मिसिंग लिंक्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन रखा गया। डॉक्टर अमन गुप्ता बताते हैं कि नॉर्मल जुकाम से लेकर कैंसर, दमा, एलर्जी, गठिया, डेंगू, इबोला, डायबिटीज, HIV इन्फेक्शन, मोटापा, पोलियो जैसी बीमारियों को पूरी तरह ठीक करना मुमकिन नहीं है। इनमें एलोपैथी मरीज को आराम देने के इक़दाम पर ही काम किया जाता है। डॉक्टर बिंदिया ने कहा कि कोरोना ने सभी इलाज के जो ऑप्शंस है उसकी लाचारी सामने ला दी है। एलोपैथी के अलावा दीगर जो स्ट्रीम्स है, मेडिकल स्ट्रीम्स हैं, उनसे भी कोरोना का इलाज करने की कोशिश की गई। अब सभी स्ट्रीम्स के एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है। ऐसे में एक दूसरे के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उन पर अमल करने की ज़रूरत है। गाजियाबाद जिले में 72 साल के बुजुर्ग अब्दुल समद को बंधक बनाकर पीटने और दाढ़ी काटने से जुड़े वीडियो के मामले में समाजवादी पार्टी कायद उम्मेद पहलवान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच और लोनी बॉर्डर थाने की पुलिस टीम उन्हें गाजियाबाद ला रही है। पुलिस कई दिनों से पहलवान की तलाश कर रही थी। हफ्ते की दोपहर उन्हें दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल के पास से पकड़ा गया। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 8 को जमानत भी मिल चुकी है। उम्मेद पहलवान गाजियाबाद के मकामी कायद हैं। उन पर मजहबी जज्बात भड़काने और 2 फिरकों के बीच नफरत फैलाने का इल्ज़ाम है। उम्मेद पहलवान की सबसे पहले समद को लेकर मीडिया के सामने आए थे। गाजियाबाद के SP डॉक्टर ईरज राजा ने पहलवान की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। इत्तला थी कि उम्मेद पहलवान कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले उन्हें पकड़ लिया गया। उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। लोनी बॉर्डर थाने के सब इंस्पेक्टर नरेश सिंह ने उम्मेद पहलवान के खिलाफ 16 जून को IPC के सेक्शन 295A, 153A, 504, 505 और 67 IT एक्ट में केस दर्ज किया था। इल्ज़ाम था कि पिटाई के वाक़े के जो मुतासिर हैं अब्दुल समद, उनका वीडियो बनाकर उम्मेद पहलवान ने फेसबुक पर वायरल किया था और फैक्ट्स की जांच पड़ताल किए बिना इस वाक़े को एक मजहबी रंग देने की कोशिश की गई थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 3 FIR पुलिस ने दर्ज की है। पहली FIR समद सैफी पर
हमले के सिलसिले में है, जिसमें प्रवेश गुज्जर अहम मुल्जिम है। जांच में सामने आया कि उन पर हमला प्रवेश गुज्जर के घर में बने एक कमरे में हुआ था। दूसरी एफआईआर ट्विटर, कांग्रेस कायदीन और रिपोर्टर्स के खिलाफ है। इसमें ट्विटर और रिपोर्टर्स पर मजहबी जज्बात भड़काने और समाज में नफरत फैलाने के इल्जाम लगाए गए हैं। इस मुकदमे के सिलसिले में अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन ट्विटर और मरकजी हुकूमत इसे लेकर आमने सामने आ गई है। और तीसरी एफआईआर समाजवादी पार्टी के कायद उम्मेद पहलवान के खिलाफ दर्ज किया गया था। पहलवान पर मजहबी जज्बात भड़काने और लोगों में समाज में नफरत फैलाने का इल्जाम है। स्पेशल स्टेटस का दर्जा खत्म होने के बाद करीब 3 साल बाद जम्मू कश्मीर की सियासत फिर करवट ले सकती है। रियासत से जुड़े मसलों पर हाई लेवल मीटिंग्स का दौर चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 24 जून को ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकते हैं। इसके लिए सभी पार्टीज को इतला भेज दी गई है। फिलहाल ऑफिशियल तौर पर, सरकारी तौर पर इसकी जानकारी शेयर नहीं की गई है। जराये के मुताबिक इसमें जम्मू कश्मीर में चल रहे सियासी हलचल के अलावा यूनियन टेरिटरी को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने से मुताल्लिक कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इजलास में जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात पर भी बातचीत की उम्मीद है। रियासत में इलेक्शन 2018 से पेंडिंग है। तब महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और बीजेपी का अलायंस टूट गया था। इस बीच गुपकर अलायंस ने भी मरकजी हुकूमत ने बातचीत को लेकर नरम रुख के इशारे दिए हैं। इससे पहले अमित शाह ने जुमे के रोज वजारत दाखिला में एक हाई लेवल मीटिंग की थी। इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। इस मीटिंग से पहले अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की थी। दोनों इजलासों को जम्मू कश्मीर के लिए अहम बताया जा रहा है। बता दें कि अगस्त 2019 में मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को खास रियासत का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने आज 3 दिन में दूसरी बार मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। बता दें कि धनखड़ ने जुमे के रोज आखिरी वक्त में रियासत की लॉ एंड ऑर्डर की हालात पर वजीर दाखिला से बातचीत की थी। दिल्ली से कलकत्ता लौटने का प्रोग्राम बदल दिया था। वो आज बंगाल लौटेंगे। पिछले कुछ हफ्तों में वेस्ट बंगाल में सियासी तशद्दुद के वाकयात को लेकर गवर्नर ने तशवीश का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के नतायज आने के बाद बीजेपी के 2 कारकुनों की मौत के मामले की समाअत करने से इनकार कर दिया। इन महलूकीन के अहले खाना ने अदालत में दरखास्त दी थी कि अदालत की निगरानी में जांच की जाए, इसके लिए एसआईटी की तश्कील दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेश होते ही जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि मुझे इस मामले की समाअत में कुछ परेशानी है, इसीलिए इस मामले को किसी और बेंच के सामने पेश किया जाए। जस्टिस एमआर शाह पर मुश्तमिल तातीराती बेंच ने यह हुक्म दिया कि इस मामले को किसी और बेंच के सामने पेश किया जाए और इस बेंच का जस्टिस बनर्जी हिस्सा नहीं होंगी। 18 मई को बिस्वजीत हुकूमत की तरफ से दायर की गई दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की समाअत के लिए रजामंद हो गई थी। अदालत ने मरकज और मगरबी बंगाल हुकूमत से जवाबात मांगे थे। इंतखाबात के नतायज के बाद हुए तशद्दुद में बिस्वजीत सरकार के बड़े भाई हलाक हो गए थे। उन्होंने दावा किया था कि एक बहुत ही संगीन मामला है और रियासत में बीजेपी के 2 कारकुनान के बहिमाना कत्ल पर रियासत कोई इकदाम नहीं कर रही है। असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती के दिन यह वाकया पेश आया था। बिस्वजीत सरकार ने कहा था कि ऐसा मामला है जिसमें सीबीआई जैसी एजेंसी या एसआईटी जैसे अदालत की निगरानी में तहकीकात की जरूरत है, क्योंकि शिकायत के बावजूद रियासती पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी आज 51 साल के हो गए। राहुल गांधी ने वबाई हालात के पेश नज़र इस साल सालगिरह नहीं मनाने का फैसला किया। उन्होंने पार्टी कारकुनों से अपील की थी कि वो उनके यौम पैदाइश के मौके पर किसी तरह की तकरीब का इनेकाद ना करें, कोई होर्डिंग या पोस्टर ना लगाएं, बल्कि अपने पास मौजूद वसाइल का इस्तेमाल ज़रूरतमंदों की मदद के लिए करें। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने रियासती कांग्रेस कमेटियों और पार्टी की मुख्तलिफ तंजीमों को मकतूब इरसाल करके राहुल गांधी की इस ख्वाहिश से उन्हें आगाह करवाया था। पार्टी ने रियासती कमेटियों से कहा है कि राहुल गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर ज़रूरतमंदों में राशन, मेडिकल किट, मास्क और सैनिटाइजर की तकसीम करें। वहीं यूथ कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर मुतासरीन की इमदाद की गई।
नेपाल के तराई और नॉर्थ बिहार की नदियों के इलाकों में बढ़ते पानी के लेवल के बीच अब नेपाल डोलखा जिला इंतजामिया ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। इंतजामिया ने डोलखा में तमाकोशी नदी के किनारों पर रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर जाने की अपील की है। लैंडस्लाइड की वजह से रोंगसिया शहर के टिंगरी काउंटी के पास रिवर सिस्टम पूरी तरह तहस नहस हो गया है। यहां अचानक बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल में बने हालात का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। यहां गंगा समेत कई बड़ी नदियों का पानी का लेवल बढ़ गया है। गंडक और बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ के डर से 182 गांवों में माइग्रेशन शुरू हो गया है। इधर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के पास ऋषिकेश श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हफ्ते के रोज लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो गया। भारी बारिश से अलकनंदा नदी में पानी का लेवल बढ़ने से श्रीनगर, पौड़ी, गढ़वाल के कई निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। इससे पहले आईएमडी ने मुल्क भर में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 3 से 4 दिन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों में भारी बारिश का इम्कान जताया गया है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। पहला दिन बारिश से धुलने के बाद दूसरे दिन टॉस हुआ। न्यूजीलैंड टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का पहला चौका शुभमन गिल ने जमाया। ये उन्होंने पारी के 6ठे ओवर की चौथी बॉल पर लगाया। ये पेसर ट्रेंट बोल्ट का तीसरा ओवर था। 17वें ओवर की 5वीं बॉल शुभमन गिल के हेलमेट पर लगी। अच्छी बात यह रही कि गिल को कोई चोट नहीं आई। मैदान पर ही चेकअप के बाद गिल ने दोबारा खेलना शुरू किया। ये ओवर फास्ट बॉलर काइल जेमिसन का था। मैच का पहला घंटा टीम इंडिया के नाम रहा। इस दौरान ओपनर रोहित और शुभमन ने 14 ओवर में 41 रन बनाए। इस दौरान न्यूजीलैंड ने 4 तेज गेंदबाज सऊदी, ट्रेंट बोल्ट, काइल जेमिसन और कॉलिन डी ग्रैंडहोम को आजमाया। टीम इंडिया मिल्खा सिंह को खिराज अकीदत देने के लिए काली पट्टी बांधकर मैच खेल रही है। लेजेंडरी स्प्रिंटर मिल्खा सिंह का आज 91 साल की उम्र में कोरोना की वजह से इंतकाल हो गया। विराट कोहली बतौर कैप्टन सबसे ज्यादा 61 टेस्ट खेलने वाले पहले हिंदुस्तानी बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है। धोनी ने 60 टेस्ट में कप्तानी की थी। तीसरे नंबर पर सौरव गांगुली हैं जिन्होंने 49 टेस्ट में कप्तानी की थी। ईरान में जुमे को हुए सदारती इंतखाबात में जीत हासिल करने के बाद सैयद इब्राहिम रईसी नए सदर मुंतखब कर लिए गए हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि उनके खास हरीफ ने हफ्ते के रोज अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। अदालत के सरबराह रईस को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की हिमायत हासिल थी। वो सुबुकदोश होने वाले सदर हसन रूहानी की जगह लेंगे। खदामत पसंद लीडर समझे जाने वाले रईसी राय आमा में सबसे आगे थे। सेंट्रल बैंक के साबिक सरबराह अब्दुल नासिर हिम्मती ने नताइज के बाज़ाब्ता ऐलान से कबल ही रईसी को मुबारकबाद दे दी। वजारत दाखिला ने बताया कि 13वीं सदारती इंतखाबात में 90% वोटों की गिनती हो चुकी है। इब्तदाई गिनती से पता चला कि 17 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा लोगों ने रईसी को वोट दिया। रईसी ने बदनवानी और गुर्बत से लड़ने का वादा किया है। उन्होंने इशारा दिया है कि वो 2015 के जौहरी माहदे को बहाल करने के बारे में अमेरिका के साथ बिलवास्ता बातचीत जारी रखेंगे। हालांकि उन्होंने ये वाजे कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ पाबंदियां खत्म करने पर भी जोर देंगे। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।